कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड दिस इज योर पार्ट 1। ठीक है, ये आपका जो लेक्चर है ये एसबीआई पीओ और एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के लिए और एनआईसीएल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन एंड आपको इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, द असम गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स टू ऑफर इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए यहाँ पे उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस से रिलेटेड ये एमओयू साइन किया गया है और असम गवर्नमेंट ने ये एमओयू साइन किया है एसबीआई के साथ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, ये दोनों बैंक जो है प्रोवाइड करेंगे जीरो प्रीमियम इंश्योरेंस कवरेज एंड एडिशनल बेनिफिट्स टू दी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो आपके असम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको। और इसमें बोला गया है कि एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मोर देन 4 लाख परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें क्या क्या बेनिफिट्स इनको मिलेंगे, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये ऑफर करेंगे, मिनिमम कवरेज जिसका होगा आपका 10 लाख का फॉर अ नेचुरल डेथ। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस के लिए मिनिमम कवरेज 1 करोड़ का रहेगा। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जो है इसके लिए आपका 1 करोड़ का जो है कवरेज रहेगा, अप टू 1 करोड़ का। देन अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस रहेगा तो इसमें आपका 80 लाख तक का जो है कवर किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर रहेगा तो इसमें ये प्रोवाइड करेंगे मिनिमम कवरेज 2 करोड़ तक की। ठीक है, for the death caused by the air crashes. Okay. Next आपको क्वेश्चन है, the SBI has lowered India's GDP growth forecast to -% for the financial year 2025 in its latest ECORAP research report. तो recently RBI की एक रिपोर्ट आई थी ECORAP रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने जो इंडिया की GDP है वो प्रिडिक्ट की है कि वो आपके 6.3% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2025 में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहीं पे अगर बात करें अदर चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन की गई थी, तो उसमें इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि जो इंडस्ट्री सेगमेंट है ये फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये आपका 6.2% ग्रो होगा। अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो ये कम है, प्रीवियस ईयर में 9.5% का प्रेडिक्शन यहाँ पे दिया गया था और इस बार 6.2% का दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ठीक है, यहीं पे अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये आपका 7.2% ग्रो करेगा और लास्ट ईयर ये आपका 7.6% ग्रो किया है। एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की बात करें तो ये भी आपके 3.8% से ग्रो करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 में। Now next आपको क्वेश्चन है, which bank has launched a program called Power Her Up in partnership with the FICCI FLO organization, which is your Federation of Indian Chambers ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली जो येस बैंक है इन्होंने FICCI FLO के साथ मिलके लॉन्च किया है एक प्रोग्राम विच इज पावर हर अप। ठीक है, पूरा नाम इसका है येस पावर हर अप और इस प्रोग्राम के तहत ये विमेन एम्पावरमेंट पे जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ये आपका एक स्पेशलाइज्ड MSME प्रोग्राम है जिसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। अब इसके तहत जो पार्टनरशिप हुई है इसके तहत यहाँ पे जो विमेंस हैं उनको छूट दी गई है, या आप बोल सकते हो विमेंस को यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड ये कर सकती हैं 1.5 करोड़ का एट अ जीरो ब्रोकेज फॉर हाउ मेनी डेज, 60 डेज। ठीक है, एंड विद दी येस सिक्योरिटीज़। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो बैंक है वो यहाँ पे इनको लोन प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे जो है इन्होंने 50% प्रोसेसिंग फ़ी जो है ये हटा दी है अगर वो पर्सन मेंबर होंगे FICCI FLO ऑर्गेनाइजेशन के। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। येस बैंक के करंट MD एंड CEO कौन है? प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे FICCI के बारे में बात करें तो करंट प्रेसिडेंट इसके हैं जॉयश्री दास वर्मा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज केप्ट द इंटरेस्ट रेट ऑन अ स्मॉल सेविंग स्कीम्स अनचेंज्ड फॉर इट्स Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 विच इज 1 जनवरी से आपका 31 मार्च 2025 तक का है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का। तो आप सभी को पता है रिसेंटली जो है ये चेंजेस किए गए हैं। Q4 जो है आपका था फाइनेंशियल ईयर 2025 का, उसके लिए इंटरेस्ट रेट आपके जारी किए गए हैं, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना के लिए इंटरेस्ट रेट रखा गया है आपका 8.2%। आप कभी भी देखोगे ना इस यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो 2 स्कीम का हमेशा आपका हाई रहता है। एक तो रहता है आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है इसका आपका हाई रहेगा, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसके लिए भी आपका हाई रहता है हमेशा। तो दोनों का ही अभी कितना है 8.2 है। काफ़ी टाइम से ये आपका जो है सेम ही रखा जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। अब क्वेश्चन जो बनता है वो आपका सीनियर सिटीजन पे बन जाता है, या आपका किसान विकास पत्र पे, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना पे इसका इंटरेस्ट रेट पूछ लिया जाता है। ओके, now next is RBI has imposed a penalty of rupees 5.50 lakh on a 4 cooperative bank from Karnataka for non-compliance with the regulatory guidelines। जो भी RBI ने गाइडलाइंस निकाली थी उस पे वो खरे नहीं उतरे हैं, इस वजह से उन पे पेनल्टी लगाई गई है। अब आपको फाइंड आउट करना है 4 कॉर्पोरेटिव बैंक पे लगाई गई है तो कौन सा ऐसा कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसपे पेनल्टी नहीं लगी है बाय द RBI, तो इट इज नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो आपके भारत कॉर्पोरेटिव बैंक है या आपका स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द बैंक आपके हैं इन पे पेनल्टी लगाई गई है। और कितनी कितनी पेनल्टी है वो भी देख लेते हैं। भारत कॉर्पोरेटिव बैंक पे 3 लाख की पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि इन्होंने नए लोन अप्रूव किए हैं एंड इन जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, ठीक है, जो RBI द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है वो चीज़ इन्होंने फॉलो नहीं की है और उस लिमिट से एक्सीड करके इन्होंने नए लोन प्रोवाइड किए हैं। साथ में ही प्रॉपर कोलेट्रल यहाँ पे इन्होंने मैनेज नहीं किया है, मेंटेन नहीं किया है, एंड जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस थी उनको ब्रेक करते हुए ये अपना काम कर रहे थे, इस वजह से पेनल्टी 3 लाख की लगाई गई है। दूसरा है स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक नियमित, इस पे 1 लाख की पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने जो है जो आपके RBI के नॉर्म्स हैं फॉर द अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक एंड KYC रिक्वायरमेंट्स के, ये इन्होंने फॉलो नहीं किए हैं, तो इन पे ये 1 लाख की पेनल्टी लगी है। देन श्री भावेश्वरा पटना सहकारा बैंक नियमित जो है इस पे भी 1 लाख की पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि इन्होंने जो है इंक्रीज किया है इट्स एक्सपोजर, किस चीज़ का, हाई नॉन परफॉर्मिंग असेट सेक्टर पे एक्सपोजर इन्होंने हाई किया है विदाउट द अप्रूवल ऑफ RBI। ठीक है, RBI के बिना परमिशन से, तो इस वजह से यहाँ पे पेनल्टी लगी है। इसके अलावा जो मंजारा महिला अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक है इसमें 50,000 की पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने जो है टाइम से KYC जो कस्टमर की KYC रिकॉर्ड्स हैं उनको अपलोड नहीं किया था। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया टू एम्पावर डिलीवरी पार्टनर्स विद द फाइनेंशियल लिटरेसी। तो रिसेंटली स्विगी ने यहाँ पे MOU साइन किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ ताकि ये एम्पावर करें इनके डिलीवरी पार्टनर्स को विद अ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ आपको नोट करना है स्विगी का एम क्या है कि टू हैव अ 1 लाख वुमेन डिलीवरी पार्टनर्स बाय दी 2030। तो ये एम लेके से चले हैं। साथ में ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जो ये MOU साइन किया है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ये पार्ट है स्विगी के कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव का विच इज़ योर शी द चेंज। ठीक है, ये ऑफिशियली अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था और इससे पहले मार्च में भी आपने इसकी न्यूज़ देखी होगी। ठीक है, इसका मेन एम क्या था, एम्पावर करना वर्कफोर्स को एंड प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन को। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो स्विगी के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री हर्षा मजेटे, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। Now next आपको क्वेश्चन है, which bank has sold its entire 8.16% stake in a DAM Capital Advisor Limited? तो कौन सा बैंक है जिसने अपने पूरे स्टेक 8.16% के स्टेक DAM Capital Advisor Limited में जो है सोल्ड कर दिए हैं, सेल कर दिए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ योर RBL बैंक।
ठीक है। आरबीएल बैंक ने अपने पूरे स्टेक्स जो है सेल कर दिए हैं डीएम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड में, इस कंपनी में, ठीक है, जिसके कारण एमडी एंड सीईओ कौन है? धर्मेश अनिल मेहता। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1993 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगर बात करें आरबीएल बैंक की, जिसके रिसेंटली डी गुकेश जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, उसकी बात करें अगर तो 1943 में आरबीएल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। एमडी एंड सीईओ आपके हैं आर सुब्रमण्य कुमार। Okay. Now next आपको question है, which of the following option is correct with respect to the new guidelines released by RBI for fixed deposits with NBFCs and housing finance companies, which came into effect from 1st January 2025. तो recently RBI ने जो है नई guidelines निकाली हैं, जारी की हैं, जो आपका स्टार्ट हो गई है, मतलब इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 1st January 2025, और किन के लिए निकाली गई है? फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद द एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अब क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट ऑप्शन आपको बताना कौन सा है, ठीक है। पहला वाला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि फॉर स्मॉल डिपॉजिट्स विच इज अप टू 10,000 रुपीज, डिपॉजिटर्स जो है ये विड्रॉ कर सकते हैं 100% अमाउंट विद इन 3 months ऑफ डिपॉजिटिंग विदाउट इंटरेस्ट, मतलब उस पर इंटरेस्ट रेट इनको नहीं मिलेगा, और विद इन 3 months आप जो है अप टू 10,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर लार्जर डिपॉजिट्स, आपको 50% विड्रॉल जो है वो आप कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉल्स यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर 5 लाख रुपीस तक का विड्रॉल हो सकता है, जो भी आपका कम होगा, 50% वाला कम होगा अमाउंट, तो वो आप निकाल सकते हो, या आप अप टू योर 5 लाख आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और अगेन इसमें भी आपको विद इन 3 months जो है टाइम दिया गया है, विद इन 3 months आप विड्रॉ कर सकते हो, और इस पर भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है, एज पर द न्यू गाइडलाइन इन केसेस ऑफ अ क्रिटिकल इलनेस, जो डिपॉजिटर्स हैं ये भी आपका एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो निकाल सकता है, वो आपका विड्रॉ करा सकता है प्रीमेच्योरली विदाउट इंटरेस्ट। अगेन जितने भी अभी हमने पॉइंट पढ़े, इसमें क्या था कि कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। नाउ लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, कि जो एनबीएफसीज हैं इनको नोटिफाई करना होगा डिपॉजिटर्स को, जब इनकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए इनको जो है मेच्योरिटी डिटेल्स इनको बतानी होगी, डिपॉजिटर्स को बतानी होगी बिफोर 2 weeks ऑफ अ मेच्योरिटी डेट, ठीक है। मेच्योरिटी डेट से 14 दिन पहले इनको जो है मेच्योरिटी डिटेल बतानी होगी डिपॉजिटर्स को कि भाई आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो मेच्योर हो गई है। ओके, एंड लास्ट स्टेटमेंट सेज ऑल आर करेक्ट, तो सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, सारे ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं वो सारे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो मेच्योरिटी डिटेल है यहाँ पे अभी क्या बोला गया है कि 14 दिन पहले हमें बताना होगा, बट प्रीवियसली आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी उसमें ये मेंशन किया गया था, जो एनबीएफसी हैं ये नोटिफाई करते थे डिपॉजिटर्स को 2 महीने पहले, ठीक है। अर्लियर इट वॉज 2 months, before 2 months of a maturity date, but now it is shortened to a 14 days. Okay, 2 week पहले अभी इनको बताना होगा कि आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर हो गई है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज रिसेंटली इशूड अ न्यू गाइडलाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम द 1st January 2025 which mandated the closure of which among the following account to enhance banking security and to improve overall efficiency in a banking operation। तो रिसेंटली आरबीआई द्वारा जो है गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं, जिसमें आपके ऐसे अकाउंट जो एक्टिव नहीं है, ऐसे अकाउंट जिनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है और आप इसे यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से आपने यूज़ नहीं किया है, तो ऐसे अकाउंट्स को बंद करने की यहाँ पे बात की गई है। ये मैंडेटरी किया गया है कि ऐसे अकाउंट बंद करे जाएं ताकि आपके साथ फ्रॉड होने की कोई चांसेस ना रहें। फाइन, अब इस चीज़ के लिए जो डॉर्मेंट अकाउंट है, जो इनएक्टिव अकाउंट है और जीरो बैलेंस अकाउंट है, इनके क्लोजर की बात की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। क्लियर है? नाउ एक एक करके तीनों अकाउंट की बात करते हैं। डॉर्मेंट अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा साल, कंटिन्यूस 2 years और 2 years एंड मोर देन 2 years। क्लियर है? इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जो 1 साल या 1 से ज़्यादा साल इनएक्टिव रहा है, ठीक है, आपने उसे रीएक्टिवेट नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट है जीरो बैलेंस अकाउंट, ऐसा अकाउंट जिसमें जीरो बैलेंस जो है मेंटेन किया जा रहा है बहुत ज़्यादा टाइम से, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो गया है जिसमें ज़ीरो बैलेंस जो है मेंटेन किया जा रहा है, तो इन सब अकाउंट को यहाँ पे क्या बोला है? क्लोज करना चाहिए। और इसके लिए स्टेप्स क्या दिए हैं आरबीआई ने? पहला है आपका जो इनएक्टिव अकाउंट है उसको आप रीएक्टिवेट कीजिए,
ठीक है, एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन इसमें आपको करना होगा इफ द अकाउंट हैज बीन इनएक्टिव फॉर ओवर 12 मंथ्स। ठीक है, अगर 1 साल से ऊपर हो गया है तो आपको एक ट्रांजेक्शन इसमें करनी है। दूसरा क्या है, एंगेज विद अ डोरमेंट अकाउंट, आपको विजिट करना होगा ब्रांच में, रीएक्टिवेट करवाना होगा अपना डोरमेंट अकाउंट, ठीक है, जो आपका डोरमेंट रहा है 2 सालों से। नेक्स्ट है, आपको जीरो बैलेंस अकाउंट जो है उसमें आपको जो है लॉन्ग पीरियड्स तक जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रखना है, जीरो बैलेंस नहीं रखना है अपने अकाउंट में, मतलब कुछ ना कुछ आप वहाँ पे मनी जो है वो रखिए। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइंटली बाय द स्टेक इन अ फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड। तो फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड जो आपकी इंडियन कंपनी है, इस कंपनी में इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको जॉइंटली अप्रूवल दिया है सीसीआई ने कि वो यहाँ पे स्टेक बाय कर सकते हैं फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड का। तो आंसर हियर इज इट इज आईएफसी, एडीबी एंड डीईजी। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे अप्रूवल मिला है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। फाइन, अब यहाँ पे ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनका मेन एम क्या है कि ये कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इनका जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो किया जा सके। ठीक है, डेवलपमेंट यहाँ पे की जा सके, और इनका एम है, टारगेट क्या है, 2026 तक इनको 3.5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी असेट जो है वो करने हैं। 2026 तक इनका टारगेट है ये। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड की। इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में लोकेटेड है, एंड इसके फाउंडर डायरेक्टर कौन है, सैफ धरोजीवाला एंड विवेक सुब्रमण्यन। ओके, एंड रिसेंटली नाउ अदर एक्विजिशन भी देख लेते हैं जो सीसीआई द्वारा अप्रूव किए गए हैं। पहला आपका है कि जो यूएस बेस्ड कन्वेंशनरी कंपनी है मार्स, ये एक्वायर करेगी इक्विटी शेयर्स कैलानोवा, जो अगेन यूएसए की कंपनी है। इसमें वर्थ अमाउंट 36 बिलियन यूएस डॉलर, और आफ्टर दिस एक्विजिशन कैलानोवा जो है ये आपकी इनडायरेक्ट होली ओन सब्सिडी बन जाएगी मार्स की। ओके, नेक्स्ट एक्विजिशन सीसीआई का है कि सीसीआई ने अप्रूव किया है 72.89% शेयर कैपिटल किसमें, प्रताप स्नैक्स लिमिटेड में, बाय दी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, ये दोनों अप्रूवल भी आपके सीसीआई द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च्ड द फेड वन प्लेटफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो इनमें से कौन सा बैंक है, कौन सा आपका प्राइवेट बैंक है जिसने लॉन्च किया है फेड वन प्लेटफॉर्म को, ताकि ये जो इनके क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होंगे या आपके जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के कस्टमर्स होंगे, उनकी जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं वो उसका सोल्यूशन उन्होंने बेसिकली दिया है, या उसको टैकल करने के लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, अब कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, फेड वन। फेड से कौन सा बैंक यहाँ पे आपको दिख रहा है, फेडरल बैंक। तो ऐसे याद कर लो, फेड वन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। ओके, नाउ जो ये आपका बैंक है, इसने पार्टनरशिप की थी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के साथ डेवलप करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को, फेड वन प्लेटफॉर्म को, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज पावर्ड बाय न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर्स फिनेक्सा सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। फेडरल बैंक के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है, केवीएस मनियन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका आलुवा केरला में, एंड इसे 1931 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसीव्ड सेबी अप्रूवल टू लॉन्च अ म्यूचुअल फंड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे रिसेंटली सेबी द्वारा अप्रूवल दिया गया है ताकि ये लॉन्च कर सके, ये स्पॉन्सर कर सके म्यूचुअल फंड्स को। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कोस्मेया फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में, और करंट फाउंडर एंड चेयरमैन इस ऑर्गेनाइजेशन के आपके हैं सैम घोष। क्या नाम है इनका, सैम घोष। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड अ ग्रीन लोन अग्रीमेंट विद जापान बेस्ड एसएमबीसी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है एसएमबीसी, इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है, एक ग्रीन लोन अग्रीमेंट इनके बीच में साइन हुआ है, किस चीज़ के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इट इज़ योर पावर ग्रिड। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पावर ग्रिड ने इनके साथ ग्रीन लोन अग्रीमेंट साइन किया है, एंड इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 200 मिलियन यूएस डॉलर इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे एडिशनल ग्रीन शो ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है 150 मिलियन यूएस डॉलर का। फाइन,
और जो अग्रीमेंट है ये किसने साइन किया था? अश्वनी के गुप्ता, जो फ्रॉम द पावर ग्रिड, एंड श्री राम कोमोंदर, जो एमडी एंड हेड है आपके इंडिया के, हेड है इंडिया ऑफशोर बैंकिंग एसएमबीसी के, ओके, एंड मनोज कौशिक, जो आपके अगेन एसएमबी के आपके ब्रांच हेड है, ओके, फ्रॉम ऑफ अ गिफ्ट सिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे आपके पावर ग्रिड की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। पावर ग्रिड के करंट सीएमडी आपके हैं आरके त्यागी। इसे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following insurance company has acquired a 10% stake in a बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन worth rupees 6.6 करोड़। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 10% स्टेक आपके एक्वायर किए हैं बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में, जिसकी वैल्यू आपकी 6.6 करोड़ की है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ये 10% स्टेक एक्वायर किए गए हैं बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन में। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के करंट एमडी एंड सीईओ आपके हैं प्रसून सिकदर, जिनका टेन्योर 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और उसकी शुरुआत की गई थी 18 जून 2024 में, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हैज इन्वेस्टेड रुपीज डैश करोड़ इन अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द एनडीआर एनवीआईटी। तो कितना अमाउंट जो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है इन्वेस्ट कर रही है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, जो बेसिकली आपके 15 साल के बॉन्ड्स होंगे, जो इशू किसने किए हैं? एनडीआर एनवीआईटी ने इशू किए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज नाफबिड ने यहाँ पे 745 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया है इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो बॉन्ड्स है 15 साल का है, जैसे कि मैंने आपको बताया 15 साल के ये बॉन्ड्स होंगे, एंड फंड यहाँ पे रेज किया जाएगा इन बॉन्ड्स के थ्रू, विच आर दीज बॉन्ड्स आर AAA रेटेड एंड दे आर स्टेबल इन अ इंडियन रेटिंग एजेंसीज, ओके। नाउ जो ये फंड है जो रेज किया जाएगा इन बॉन्ड से, इसका मेन एम क्या होगा, या आप बोल सकते हो इन्हें कहाँ यूज़ किया जाएगा? तो जो इंडस्ट्रियल पार्क्स की डेवलपमेंट है, जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ बनाने में इनका जो है यूज़ किया जाएगा, ओके। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की। तो इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर आपके हैं राजकिरण राय जी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में, ओके। Now next आपको क्वेश्चन है, the NPCI has extended the deadline for implementing a 30% market share cap for UPI providers till dash। तो NPCI ने एक्सटेंड की है इस डेडलाइन को 2 सालों के लिए। तो आंसर हेयर इज 31 दिसंबर 2026 तक ये एक्सटेंड कर दी गई है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे NPCI की। इसके करंट एमडी एंड सीईओ आपके हैं दिल्ली बस में, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपीआई ट्रांजैक्शन की, तो एज पर दी एनपीसीआई जो सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन की गई हैं इन मंथ ऑफ दिसंबर, वो की गई हैं बाय दी फोन पे, फॉलोड बाय गूगल पे, पेटीएम, नावी, क्रेड, एक्सिस बैंक ऐप जो 6 नंबर पे थी, सुपर.मनी, अमेजॉन पे आपका 8 नंबर पे था, फार्म ऐप बाय ट्रायो ये 9th नंबर पे था, आईसीआईसीआई बैंक की ऐप आपकी 10वें नंबर पे थी, और 11वें नंबर पे व्हाट्सएप आपका था, ओके। तो ये सारी आपकी टॉप एप्लीकेशन थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हमें शो किया है इन मंथ ऑफ दिसंबर, ओके। नाउ इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको कवर करनी है कि एनपीसीआई ने आपकी जो मतलब व्हाट्सएप की जो यूज़र लिमिट है ऑनबोर्ड करने की, वो इंक्रीज़ कर दी है। कितनी इंक्रीज़ कर दी है? ओवर 500 मिलियन यूज़र ये कर दी गई है इन इंडिया। इनिशियली एनपीसीआई ने जो है 2020 में सेट की थी ये लिमिट 1 मिलियन की फॉर द व्हाट्सएप, फिर इसे 2022 में 10 मिलियन कर दिया गया था, और अब 2024 में इन दिसंबर 2024 ये आपकी इंक्रीज कर दी गई है ओवर 500 मिलियन यूजर इन इंडिया, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविजन दैट इनेबल्स डैश पेमेंट्स फ्रॉम और टू फुल केवाईसी prepaid payment instrument that is PPI through a third party UPI application। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है नया प्रोविजन किसके लिए? यूपीआई पेमेंट्स के लिए, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। प्रीवियसली जो यूपीआई पेमेंट्स होती थी आपकी फॉर पीपीआईज, इट कुड ओनली बी मेड थ्रू द पीपीआई इश्यूअर मोबाइल एप्स, ओके।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी नागराजू मधुरला हैज लॉन्च द रिवैम्प्ड ई-ऑक्शन पोर्टल नेम्ड बैंकनेट designed for the e-auction of properties from all public sector banks. What does BankNet stand for? तो DFS सेक्रेटरी जो आपके हैं नागराजू मदिराला, इन्होंने एक रिवैम्प्ड ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया है बैंकनेट नाम से। एंड इस पोर्टल के थ्रू बेसिकली इसे डिज़ाइन क्यों किया गया है, ये आपका मेन है कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जैसे बैंक्स जो है सीज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को अगर लोन उसका अमाउंट पूरा नहीं होता है, या जो आपका पर्सन है वो आपका लाइक कि वो लोन उसने कंप्लीट नहीं किया या लोन आधे में छोड़ दिया और वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कंगाल हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर ली जाती है। अब इसी प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन किया, इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक पोर्टल लाया गया है जहाँ पे बायर और इन्वेस्टर इस पोर्टल के थ्रू जो है देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और बैंक जो सेल कर रहा है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये ऑक्शन हो रहे हैं। तो इसकी जानकारी इस पोर्टल के थ्रू इन्वेस्टर्स को या बायर्स को जो है मिल जाएगी, ठीक है। उस पर्पज़ से इसे लॉन्च किया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, इट इज़ बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपका है बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी सीज की गई हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा, उनको सेल करने के लिए, उनका ऑक्शन करने के लिए, उनकी जानकारी प्रोवाइड करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च द हर घर लखपति आरडी स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम फॉर देयर कस्टमर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके द्वारा हर घर लखपति आरडी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज़ डन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एसबीआई ने इसे लॉन्च किया है और इसी के साथ एक और स्कीम लॉन्च की है एसबीआई ने, एसबीआई पैट्रॉन्स टर्म डिपॉजिट स्कीम, और ये स्कीम लाई गई है सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है, जिनकी एज 80 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है, उनके लिए लाई गई है। अब दोनों ही स्कीम को डिटेल में जो है कवर करते हैं। पहले बात करेंगे हर घर लखपति स्कीम की, जो आपका नया वेरिएंट है रिकरिंग डिपॉजिट का। तो टाइप क्या हो गया इसका, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। पर्पज़ क्या है कि पैसे सेव कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स के, ओके। एलिजिबल कस्टमर्स कौन से होंगे, एक तो आपके जो रेजिडेंट हैं इंडिया के, और माइनर भी यहाँ पे जो हैं आपके एलिजिबल हैं इस आरडी स्कीम के लिए, ठीक है। ऐसे माइनर जिनकी एज आपकी 10 साल है या उससे ज़्यादा, वो यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। या तो अकेले ओपन कर सकते हैं इसको, मतलब अकेले ही चला सकते हैं, या फिर अपने गार्जियन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ये जो है इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट जो है इसकी 1 लाख रहेगी या इसके मल्टीपल्स रहेंगे, ओके। आपका यहाँ पे पीरियड क्या रहेगा डिपॉजिट का, 3 से 10 साल का ये डिपॉजिट आपका रहेगा। इसके अलावा मैच्योरिटी जब हो जाएगी तो उसके 1 महीने बाद आपको जो है अमाउंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी अगर आप जो है पेमेंट डिले करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका जो टेन्योर है वो 5 साल है या 5 साल से कम है, इन दैट केस पेनल्टी आपकी लगाई जाएगी 1.50 रुपीज़ फॉर एवरी 100 पर मंथ, ठीक है। अगर टेन्योर आपका मोर देन 5 ईयर्स है, उस केस में 2 रुपये की यहाँ भी पेनल्टी लगाई जाएगी फॉर एवरी 100 रुपीज़ पर मंथ, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे एसबीआई पैट्रॉन की, जो सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च की गई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है वो आपके, इनकी एज 80 साल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सिंगल या जॉइंटली आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर जॉइंट अकाउंट है तो जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उसकी एज आपकी 80 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा गया है। इंक्लूडिंग यहाँ पे आपका जो एसबीआई स्टाफ है वो भी यहाँ पे ये फ़ायदा ले सकता है, ठीक है। बट उनको जो है एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं एसबीआई के स्टाफ अगर कोई है तो। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिपॉजिट क्या है, इट इज़ टीडीआर और एसटीडीआर, ओके। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जो आप पे कर सकते हो इसमें वो क्या है, मिनिमम आपका है 1000 और मैक्सिमम 3 करोड़ का है, लेस देन 3 करोड़ है, ओके। पीरियड ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो इस 7 दिन से 10 साल आप रख सकते हो, एंड सिंगल या जॉइंटली आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली इन जैन लॉन्च दी टैब बेस्ड डिजिटल प्रोसेस फॉर NRIs टू ओपन NRE दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक फैसिलिटी लॉन्च की है कि आप मतलब जो NRIs हैं उनके लिए कि जो NRIs हैं वो डिजिटली अपना ऑनलाइन जो है अपना NRE अकाउंट और NRO अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये दोनों अकाउंट क्या है? NRE की बात करते हैं तो ये NRE अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जहाँ पे जो NRIs हैं वो अर्न तो आपके फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं बट वो चाहते हैं कि उनका जो अमाउंट है वो इंडियन रुपीज में मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो फॉरेन अर्निंग को ये इंडियन रुपीज में मेंटेन करते हैं इन दी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट दैट इज NRE अकाउंट। वहीं पे NRO की अगर बात करें तो NRO अकाउंट्स ऐसे अकाउंट होते हैं जैसे कोई पर्सन है वो NRI है। ठीक है, मतलब कोई आपके XYZ अंकल हैं जो पहले यहाँ पे काम करते थे, जैसे वो पहले आपके आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में। ठीक है, और फिर उनके बच्चे जो हैं बाहर देश लग गए, कनाडा लग गए, वो कनाडा शिफ्ट हो गए बट उनकी जो पेंशन है वो आपकी यहाँ के अकाउंट में आती है। तो अब उनका जो पेंशन आ रही है वो तो इंडिया के अकाउंट में आ रही होगी, राइट? तो उसके लिए ये ओपन करवाते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। रहते वो भले आपके कनाडा में होंगे बट उनकी पेंशन इसमें इसी अकाउंट में आ रही है। उनका जो घर है उन्होंने जो है अपना जो घर है वो रेंट पे दिया होता है तो उस रेंट जो आ रहा है वो इसी अकाउंट में उनका आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी अर्निंग जो उनकी इंडिया में हो रही है वो इस अकाउंट में आती है उनकी। ठीक है, तो NRE और NRO अकाउंट अब डिजिटली ओपन किए जा सकते हैं और ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो है जब आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवाओगे तो वेरिफिकेशन सारी आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। अब वहाँ पे जो मैनुअली डॉक्यूमेंट सबमिशन होता था वो अब यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं SBI की। इसके चेयरमैन कौन है? CS शेट्टी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और SBI को स्टैब्लिश किया गया था 1955 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन जनवरी द RBI हैज रिमूव्ड द बिजनेस रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इनमें से कौन सा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिस पे से RBI ने बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, लिफ्ट कर दिए हैं? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए थे इस ऑर्गेनाइजेशन पे इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर के मंथ में 4 आपके NBFCs पे जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे जिसमें से आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपका था यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड था। ओके, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और रिसेंटली इन्होंने जो है अपना सबमिशन यहाँ पे किया था, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनकी इन्होंने जो है डिटेल RBI को सौंपी थी जिसकी वजह से अब इनसे रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है एंड करंट MD इसके हैं मनोज कुमार नाम्बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जापान ब्रोकेज Nomura recently forecasted India's GDP growth will decelerate to -% in the financial year 2025। तो जापान ब्रोकेज Nomura जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, इन्होंने प्रीवियसली इंडिया का जो फॉरकास्ट है या GDP फॉरकास्ट है वो दिया था फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितना परसेंट? 6.7% दिया था। अब इन्होंने इसे रिड्यूस करके कर दिया है 6%। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर फर्दर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की तो ये इन्होंने पहले प्रिडिक्शन दी थी 6.8% की एंड अभी इसको कम करके इन्होंने 5.9% कर दिया है। वहीं पे इन्फ्लेशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए प्रिडिक्ट किया है कि 2.9% रहेगा इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.3% रहेगा। ओके, now next up question है as per the SBI's research report rural poverty ratio dropped below 5% for the first time to -% in the financial year 2024 from 7.2% in financial year 2023। तो अभी रिसेंटली SBI ने इनकी रिसर्च रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें मेंशन किया है कि जो रूरल पॉवर्टी रेशियो है ये आपका 5% से भी कम हो गया है एंड फर्स्ट टाइम इसे देखा जा रहा है कि 5% से कम गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसकी परसेंटेज आपकी 7.2 थी और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 5% से कम हो गया है 4.86%। ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 2012 का, तो ये आपका 25.7% हुआ करता था। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे अर्बन पॉवर्टी की। तो अर्बन पॉवर्टी रेशियो जो है ये आपका डिक्रीज हुआ है मार्जिनली। कितना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में? इट इज़ 4.09%। एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करें तो इस ईयर में ये 4.6% हुआ करता था। ओके, एक और चीज़ जो इस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी, इसमें एस्टिमेट दिया गया था पॉवर्टी लाइंस का। पॉवर्टी लाइन जो सेट की गई थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा इन 2011, और ये इन पॉवर्टी लाइंस की अगर बात करें तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में रूरल एरियाज़ में ₹1623 है, और अर्बन एरियाज़ में ये आपका 1944 रुपीज़ बताया गया है। ओके, next is in Jan 2025, the Indian Railway Finance Corporation Limited, that is IRFC, has entered into a MOU with the Railway Energy Management Company Limited to finance renewable energy projects for Indian Railways. The REMCL is a joint venture of Ministry of Railways and Dash. तो in month of January इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का MOU साइन हुआ है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, जो एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड RITES लिमिटेड का। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दोनों आपके जो है जॉइंट वेंचर है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का और RITES, इन दोनों से ये जॉइंट वेंचर बनता है। ठीक है, अब जो MOU है इसका मेन एम क्या है कि एक फ्रेमवर्क जो है उसे स्टैब्लिश किया जाए फॉर अ कोलैबोरेशन बिटवीन IRFC एंड REMLC, जो सपोर्ट करेगा इंडियन रेलवेज का जो टारगेट है कि हमें जो है अचीव करना है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक। और ये कैसे होगा कि हम अपनी डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल से कम कर दें, हटा दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI has approved the merger of a national cooperative bank limited with which among the following cooperative bank effective from the 6th January 2025। तो रिसेंटली RBI ने मर्जर अप्रूव किया है नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड का। कौन से कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ? इट इज कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक। तो इनके साथ यहाँ पे मर्जर हुआ है नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड का। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। विद दिस मर्जर जो आपकी सारी ब्रांचेस हैं नेशनल कॉर्पोरेटिव बैंक की, 12 जो बेंगलुरु में है एंड एक जो आपका मैसूर में है, ये दोनों अब ऑपरेट करेंगी एज अ कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक। ठीक है, एंड इन मंथ ऑफ योर मार्च, मतलब मार्च एंड में 2024 के मराठा सहकारी बैंक एंड साहेबरो देशमुख सहकारी बैंक जो है, ये दोनों भी आपके मर्ज हुए थे कॉस्मोस बैंक में। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड की। तो करंट MD इसके हैं इनका नाम है अपेक्षिता तिपसे। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में। स्टैब्लिश किया गया था 1906 में। टैगलाइन क्या है? से आई एम बैंकिंग एंड मीन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI has recently in Jan approved the HDFC Bank to acquire up to 9.5% stake in which of the following bank or a banks। तो रिसेंटली HDFC बैंक को अप्रूवल दिया गया है RBI द्वारा कि वो 9.5% तक स्टेक जो है वो एक्वायर कर सकते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। तो इन तीनों बैंक में ये अप टू 9.5% के स्टेक एक्वायर कर सकते हैं एंड ये जो अप्रूवल है ये वैलिड रहेगा आपका 1 साल तक, 2 जनवरी 2026 तक ये आपका वैलिड रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द EPFO हैज लॉन्च सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 इन और इट्स रीजन, इन विच ईयर द EPFO वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इन मंथ ऑफ जनवरी EPFO ने जो है जो सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम है इसको अपने सारे रीजनल ऑफिस में लागू कर दिया है। और क्वेश्चन यहाँ पे आपका स्टैटिक बनाया गया है कि कौन से ईयर में EPFO जो है एस्टैब्लिश किया गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। तो करंट न्यूज़ क्या थी कि इन्होंने जो है रीजनल ऑफिस में सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया है। और इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। ओके,
नाउ अब जो ये आपका सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम है, इसका काम क्या है, ये बेसिकली हेल्प करेगा बेनिफिशरीज को कि वो किसी भी बैंक से अपना जो है पेंशन विड्रॉ करवा सकते हैं और उनको फिजिकली बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ अब यहाँ पे सारे रीजनल बैंक्स में रीजनल ऑफिसेज में ये जो सिस्टम लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च करने से पहले 2 यहाँ पे टेस्ट किए गए थे। पहला टेस्ट आपका अक्टूबर के मंथ में हुआ था इन 2024। कहाँ पे ये हुआ था, कौन से ऑफिसेज में हुआ था, करनाल, जम्मू एंड श्रीनगर ऑफिसेज में ये आपके हुआ था ईपीएफओ के। और यहाँ पे 11 करोड़ की जो पेंशन है वो डिस्पर्स की गई थी। ओके, नाउ जो सेकेंड टेस्ट था वो नवंबर के मंथ में किया गया था 24 रीजनल ऑफिसेज में, और इसमें 213 करोड़ की पेंशन जो है वो आपकी डिस्पर्स की गई थी। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। ईपीएफओ के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है, इनका नाम है रमेश कृष्णमूर्ति एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनहांस्ड कॉर्पोरेशन इन कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एमओयू साइन किया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने, किस चीज़ के लिए, कॉम्बैक्ट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज़ योर IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ये एमओयू साइन किया गया है, ताकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर सके और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके। ठीक है, नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो विवेक अग्रवाल जो डायरेक्टर हैं आपके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के, एंड सत्यजीत त्रिपाठी जो मेंबर हैं आपके IRDAI के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है आपका, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। डायरेक्टर कौन है, विवेक अग्रवाल, और स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। IRDAI की बात करें तो इसके चेयरपर्सन आपके हैं देवशीष पांडा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। Next question है, the RBI has maintained the interest rate on floating rate serving bond, that is FRSBs, at -% from 1st January 2025 till the 30th June 2025। तो रिसेंटली RBI ने ये नोटिफाई किया है कि ये मेंटेन कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में कितना, 8.05% का। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द CCI, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ग्रांटेड ऑटोमेटिक अप्रूवल टू द मुरगप्पा फैमिली एफिलेटेड मैवको इन्वेस्टमेंट्स एंड एवेन्यू कैपिटल ग्रुप टू एक्वायर -% स्टेक इन अ जर्मनी बेस्ड HMM होल्डिंग। तो बेसिकली जो आपकी जर्मनी बेस्ड कंपनी है, इसका ये 100% स्टेक जो है एक्वायर करेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, और ये अप्रूवल दिया है CCI ने। जो MHM होल्डिंग है, ये पेरेंट कंपनी है आपकी ह्यूबर ग्रुप की। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन जैन साइंड एन MOU विद अ इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड टू कोलैबोरेट ऑन अ डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिटिकल मिनरल्स। तो रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड और जो आपकी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, एक MOU साइन हुआ है, किस चीज़ के लिए कोलैबोरेट करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिटिकल मिनरल्स। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है, इसका मेन एम है बूस्ट करना इंडिया की एबिलिटी किस चीज़ में, फॉर माइन, फॉर एक्सट्रैक्ट, रिफाइन एंड सोर्स क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे आपका मिनरल सैंड हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू RBI's मास्टर डायरेक्शन ऑन अ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग। तो रिसेंटली कुछ डायरेक्शंस जो हैं RBI ने रिलीज की हैं रिगार्डिंग योर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग। आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई कस्टमर्स वाया SMS और ईमेल व्हेनेवर देयर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइड यूजर। तो जब भी किसी कस्टमर की जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो एक्सेस की जाएगी स्पेसिफाइड यूजर द्वारा, तो जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं उनको बताना होगा, उनको नोटिफाई करना होगा कस्टमर को SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। नेक्स्ट आपकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आपके होते हैं, जैसे बैंक हो गया, NBFC हो गया, इनको जो है इन्फॉर्म करना होगा कस्टमर्स को ऑफ द रीजन फॉर रिजेक्टिंग देयर रिक्वेस्ट फॉर अ डेटा करेक्शन। मतलब कस्टमर की अगर अपील जो है रिजेक्ट की जाती है डेटा करेक्शन की, तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को बताना होगा कि क्यों हमने आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट की है। नेक्स्ट है, कस्टमर्स आर एंटाइटल्ड टू कंपनसेट ऑफ ₹100 per calendar year if their complaint is not resolved within the 30 calendar days।
यहाँ पे क्या बोला है कि कस्टमर को कंपनसेशन मिलेगा 100 रुपये पर कैलेंडर डे का, अगर उनकी जो कंप्लेन है वो 30 दिन तक रिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, ये क्लियर है? मतलब 30 दिन तक अगर नहीं होती उसके बाद इनको कंपनसेशन जो है मिलेगा पर कैलेंडर डे, कितना? 100 रुपये का, पर डे का 100 रुपये इनको दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है क्रेडिट स्कोर अपडेट मस्ट नाउ बी done every 15 days instead of a monthly, providing a more accurate and timely representation of a borrower's credit activity। और ये इफेक्ट में आ गया है आपका 1 जनवरी 2025 से। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो क्रेडिट स्कोर है ये पहले मंथली बेसिस पे अपडेट होता था, अब इसको 15 डेज में अपडेट करना होगा। ये भी मैंडेट यहाँ पे आरबीआई द्वारा लाया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल आर करेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा सारे ही करेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? नाउ अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो बन सकता है कि कंपनसेशन के ऊपर कि कितना कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो एज पर द आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट फॉर कस्टमर्स इफ देयर कंप्लेन इज नॉट रिजॉल्व विद इन दी 30 कैलेंडर ईयर। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पे हमने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की बात करी, तो अब आपको बताना है आरबीआई के साथ कितनी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, करेंटली जो है टोटल 4 कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। कौन कौन सी ये है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ठीक है, CIBIL, देन इक्वाफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द सेबी हैज ईज्ड the settlement norms for a brokerage account that remains inactive for over 30 calendar year. Earlier, brokers were obligated to identify inactive clients and return their funds within a dash working days. तो recently सेबी ने क्या किया है, इन्होंने जो है चेंजेस किए हैं सेटलमेंट नॉर्म्स में। पहले क्या होता था, पहले अगर कोई पर्सन, आप ऐसा समझो कि एक पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए का एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट को ही आपका ब्रोकेज अकाउंट बोला गया है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इसका है जिससे ये अपने शेयर जो है सेल या बाय करता है। ठीक है, अब इसने इसमें जो है कुछ अमाउंट, इसने पहले इसका प्लान था कि मैं कुछ XYZ कंपनी के मैं शेयर्स लूँगा, तो इसने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ जो है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में इसने रखा। ठीक है, बट बाद में इसका कुछ प्लान चेंज हो गया होगा, ये रखे रखे इसको भूल गया, इसने ना उसे इन्वेस्ट किया और ना इसने रिटर्न उसको मतलब अपने बेसिक अकाउंट में वापस लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है। अब ये अगर पहले का सिनारियो अगर मैं लूँ, फर्स्ट सिनारियो, प्रीवियसली अगर 3 दिन तक ये पैसा ऐसे ही रहता है, ठीक है, तो इस अकाउंट को क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जो है या ब्रोकेज अकाउंट जो है ये आपका क्या है, इनएक्टिव हो गया है। मींस इसमें कोई हलचल नहीं दिखी इनको, तो ये बोल दिया कि भाई ये इनएक्टिव है, और 3 दिन के बाद चौथे दिन ये अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दिया जाता था आपके जो बेसिक अकाउंट होता था उसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि सेकेंड सिनारियो क्या है कि अभी जो चेंजेस किए गए हैं नॉर्म्स में कि ये जो इनएक्टिव वाला सीन है, पहले 3 दिन के बाद रिटर्न होता था पैसा, अब क्या होगा, ये इनएक्टिव जो आपका ड्यूरेशन है वो 3 दिन की जगह अब 30 दिन कर दिया गया है। मतलब कि अकाउंट इनएक्टिव कब होगा, जब वो आपका 30 दिन का जो ड्यूरेशन है वो पूरा हो जाएगा या उससे ऊपर। अब यहाँ पे एक और चीज में नोट करने वाली है कि पहले होता था आपका 3 वर्किंग डेज, वर्किंग डेज में जो है आपका संडे नहीं होता, संडे इंक्लूडेड नहीं होता, बट यहाँ पे जो नया चीज आपको देख रहे हो इट इज 30 कैलेंडर डेज, कैलेंडर डेज में आपका संडे इंक्लूडेड होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भी संडे भी काउंट होता है, वर्किंग डेज में संडे काउंट नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले अर्लियर ब्रोकर्स वर ऑब्लिगेटेड टू आइडेंटिफाई इनएक्टिव क्लाइंट, वो उन्हें चेक करना होता था, आइडेंटिफाई करना होता था इनएक्टिव क्लाइंट कौन सा है, और 3 दिन के बाद जो है उनका फंड जो है रिटर्न कर दिया जाता था उनके बेसिक अकाउंट में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 वर्किंग डेज। अब आप बोलोगे कि आइडेंटिफाई कर लिया भाई 30 कैलेंडर डेज से ज्यादा हो गया, अब यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इनएक्टिव है, तो अब पैसा कैसे यहाँ पे सेटल किया जाएगा, तो जो अगली आपकी अपकमिंग सेटलमेंट डेट होगी उसमें जो है आपका जो है अमाउंट जो है वो आपके बेसिक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे
बोला गया है, मतलब कि जो आपकी सेटलमेंट डेट होगी मंथली साइकिल की, और ये स्पेसिफाई कौन करेगा, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का जो एनुअल कैलेंडर है उसके हिसाब से जो अपकमिंग सेटलमेंट डेट होगी उसमें पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा जो कस्टमर है उसके बैंक अकाउंट में, उसके सेविंग अकाउंट या उसका जो बेसिक अकाउंट होगा उसमें, ठीक है। एंड ऐसा ही अगर चलेगा तो यहाँ पे क्लाइंट के पास ऑप्शन होगा मंथली और क्वार्टरली सेटलमेंट साइकिल का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क दैट इज एमफिन एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर लिमिटिंग द लेंडर्स टू 3 पर बोरोवर टू डैश। तो जो एमफिन है, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, इसने इन मंथ ऑफ नवंबर आपकी जो है इशू की थी, बहुत सारे नॉर्म्स यहाँ पे ये लेके आए थे, किस चीज़ के लिए, ताकि जो माइक्रो लोन स्टैंडर्ड इनके हैं वो और स्ट्रिक्ट हो जाए। अब ये चीज़ क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनसे लोन लेते हैं और वो वापस नहीं करते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क ने आपके बहुत सारे नॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे रिलीज़ किए थे, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए और जो इंस्टीट्यूशन है उनको पहले से ही थोड़ा, मतलब ये थोड़े आप बोलो थोड़े से अगर हम प्रिकॉशंस लें तो आगे जो डिफॉल्टर होने वाला बंदा है हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ इन्होंने जो है नॉर्म्स रिलीज किए थे मंथ ऑफ नवंबर, वो भी गो थ्रू करेंगे। उससे पहले जो अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क ने जो डेडलाइन आपकी थी, किस चीज़ की डेडलाइन, कि लिमिट करने की लेंडर्स टू 3 पर बोरोवर, ये एक्सटेंड कब तक कर दी है, 1 अप्रैल 2025 तक एक्सटेंड कर दी है। वैसे ये लागू आपकी होनी थी 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। नाउ नॉर्म्स पढ़ेंगे पहले आपके। तो इन मंथ ऑफ नवंबर पहला जो इन्होंने नॉर्म रिलीज किया था, किस चीज़ के लिए, कि हमारा जो ओवर बोरोइंग और लोन डिफॉल्ट्स है ये कम हो सके। इस चीज़ के लिए इन्होंने बोला, एमफिन ने रिड्यूस किए नंबर ऑफ लेंडर्स पर क्लाइंट फ्रॉम 4 to 3। पहले कितना था, 4 था, अब इसको रिड्यूस करके 3 कर दिया है। और ये आपका इसके लिए डेडलाइन आपकी कर दी गई है 1 अप्रैल 2025, इसे एक्सटेंड कर दी गई है 1 जनवरी 2025 से। क्लियर है। यहाँ पे ये देखो आपको ये लिखा हुआ भी मेंशन यहाँ पे किया गया है कि ये अपडेट आपका होना था 1 जनवरी 2025 से, बट अभी इसे एक्सटेंड करके 1 अप्रैल 2025 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉर्म क्या है कि जो बोरोवर का टोटल लोन अमाउंट है इसको इन्होंने जो है कैप कर दिया है, इसे लिमिट कर दिया है 2 लाख रुपए, ठीक है, जिसमें आपका माइक्रो फाइनेंस लोन और सिक्योर्ड रिटेल लोन दोनों ही शामिल है। तो इन्होंने ये चीज़ 2 लाख रुपए कर ली है। दिस विल लिमिट एक्सेसिव बोरोइंग, ठीक है, ये आपका कम करेगा एक्सेसिव बोरिंग और इम्प्रूव करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और साथ में ही जो डिफॉल्ट होने का रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है, प्रीवियसली जो बोरोवर है, मतलब आप देखो कोई बोरोवर है उसने 90 डेज तक जो है अपनी पेमेंट नहीं की है, ठीक है, और उसका जो अमाउंट है वो आपका 3000 रुपीज से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एक्सीड कर गया है 3000 रुपीज। इन दैट केस इस पर्सन को रेड फ्लैग घोषित कर दिया जाता है। अब इसी चीज से थोड़ा पहले आप ऐसा समझो, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ये बंदा डिफॉल्ट अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर देगा कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो दिवाला हो गया हूँ भाई, है ना। तो ये चीज ना हो, इसको पहले ही आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे जो एमफिन है इन्होंने क्या बोला है कि आप पहले ही इन्हें आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। ओवर ड्यू पेमेंट्स अगर उन्होंने नहीं की है 60 दिन तक और ये जो अमाउंट है ये एक्सीड आपका हो जाता है, इन दैट केस इसको हम कंसिडर करेंगे डिलिंक्वेंट, मतलब कि इससे ऐसा पर्सन जो आप बोलो कि जो सही से बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो हमने पहले से ही उसमें नजर रख ली, 60 दिन 30 दिन पहले ही हम उस पर नजर रख रहे हैं कि 60 दिन तक इसने कुछ हमें पेमेंट नहीं की है और इसका जो अमाउंट है वो भी आपका ओवरड्यू जो अमाउंट है वो भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो पहले से ही हम इस पर नजर रख रहे हैं। दिस विल हेल्प लेंडर्स आइडेंटिफाई द रिस्की बोरोवर अर्लियर। ओके, नेक्स्ट है, इन्होंने क्या बोला है कि जो नॉर्म है ये इंप्रूव करेगा फेयरनेस, ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर का नॉर्म है, जिसमें जो आपका सैंक्शन लोन होगा उससे सिर्फ और सिर्फ आपका क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस और ओनली जो फीस आपकी होगी, ठीक है, इट विल अलाउ ओनली फीस एंड क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दी सैंक्शन लोन। आपके सैंक्शन लोन से ये दोनों चीजें ही कट की जाएंगी, डिडक्ट की जाएंगी, अदर उसमें से कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा
केवाईसी के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने इम्प्रूव करने के लिए केवाईसी प्रोसेस को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का ने एम लिया है, एक इन्होंने जो है शपथ ली है कि मार्च 2025 तक ये 50% लोगों के जो पैन कार्ड्स हैं वो लिंक कर देंगे। ठीक है, Microfinance institution aim to link PAN cards with a 50% of a borrower account by March 2025। ये चीज़ उन्होंने बोली है। ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा रिड्यूस करने में रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड हेल्प लेंडर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इन मंथ ऑफ नवंबर जो है लाई थी, और इसी पे बेस्ड आपका अभी क्वेश्चन बना है कि जो डेडलाइन है वो कब तक एक्सटेंड की है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द एनएसओ विच इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, इन्होंने रिलीज किया है फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025, और इसमें मेंशन किया गया है कि इंडिया की जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया का है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ग्रो करेगा -% विच इज योर 6.4%। कितना ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा 6.4%, ऐसा फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में बताया गया है, विच इज रिलीज बाय द एनएसओ। ओके, अब ये जो आपका एस्टिमेशन दिया गया है ये 4 ईयर लो है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि दिस इज द 4 ईयर लो, जो यहाँ पे जो ग्रोथ है इट इज एक्सपेक्टेड 6.4%। ओके, नॉमिनल जीडीपी की बात करें, जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, इस एस्टिमेट में मेंशन की गई थी कि ये आपकी ग्रोथ रहेगी नॉमिनल जीडीपी की 9.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। अगर बात करें रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड की, तो ये रजिस्टर किया गया है कि इसकी जो ग्रोथ है ये 6.4% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2025 में, एंड नॉमिनल जीवीए जो रहेगा आपका, नॉमिनल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो रहेगा, इट विल बी योर 9.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन जैन साइन एन एमओयू विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी टू इनोवेट इन एडवांस एयर मोबिलिटी। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज योर टाटा एलेक्सी, जो आपकी सब्सिडी है टाटा ग्रुप की, और टाटा एलेक्सी ने एमओयू साइन किया है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ, ताकि ये नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है बना सके। किस चीज़ के लिए, आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए, अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स के लिए। ओके, नाउ टाटा एलेक्सी की बात करें, इसके करंट CEO है मनोज राघवन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1989 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट अप्रूवल गिवन बाय CCI। तो CCI ने अभी बहुत सारे अप्रूवल यहाँ पे जो है दिए हैं, उनमें से पहला आपका है कि CCI ने अप्रूव किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को कि एक्वायर करे मेजॉरिटी स्टेक आपके पेगाट्रॉन इंडिया में। पेगाट्रॉन इंडिया आपका जो है आर्म है, वैसे तो ये ताइवान की आपकी कंपनी है, ठीक है, ताइवानीज कंपनी है, और ये आपका इसका इंडियन आर्म है, ठीक है, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसमें मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करेंगे। ठीक है, और ये कंपनी क्या करती है, ये आईफोन बनाती है, और इंडिया से ये आईफोन, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो गए ये आईफोन, अलग अलग जगहों पे जाते हैं आपके अलग अलग देशों में। नेक्स्ट है, CCI ने अप्रूव किया है जेनतारी रिन्यूएबल इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड टू एक्वायर 21 स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट ओन रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स। तो इनको जो है जेनतारी रिन्यूएबल इंडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे अप्रूवल दिया है CCI ने कि एक्वायर करेंगे 21 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स दैट ओन द रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो CCI है इन्होंने अप्रूव किया है CA कैरो investment proposal to acquire up to 68.9% stake in a Roop Automotives Limited। तो CCI ने अप्रूवल दिया है CA कैरोब इन्वेस्टमेंट को कि एक्वायर कर सकते हैं 68.9% स्टेक आपके रूप ऑटोमोटिव लिमिटेड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बोथ B and C आर करेक्ट और ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following company has recently in Jan received approval from the RBI to operate as a
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म विच इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूवल दिया है कि वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की तरह ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर सकते हैं या उसकी तरह ऑपरेट कर सकते हैं? तो आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रेडेक्स। क्या नाम है इस कंपनी का? क्रेडेक्स। और ये 5th कंपनी बनी है जिसे आरबीआई ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है। इससे पहले RXIL, that is Receivable Exchange of India, M1 Exchange, InvoiceMart, C2FO को जो है लाइसेंस दिया जा चुका है। ठीक है, अब जो क्रेडेक्स कंपनी है ये ऑपरेट करेगी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अ डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। ये क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? हेल्प करना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कि वो जो आपके इनवॉइस होते हैं उसके बिहाफ पे, ठीक है, उसके बिहाफ पे फंडिंग ले सके। ठीक है, टू एक्सेस क्रेडिट बाय सेलिंग देयर रिसीवेबल्स टू फाइनेंसर्स इंक्लूडिंग बैंक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, कोई कंपनी जिसे आपका ऑपरेट करना है एज अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल आपका जो है 25 करोड़ होना चाहिए सेटअप करने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को। अगर कोई बिजनेस है उसको रजिस्टर करना है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे, इन दैट केस उसका टर्नओवर जो है वो आपका 250 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है कि जो सेलर है ये इसका ऑपरेशन आपका मतलब इसको स्टार्ट हुए या इसे ऑपरेशन करते हुए 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन अ ईयर टू पार्टिसिपेट। ओके, ये क्लियर है? अब इन दोनों पे बेस आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड टू सेट अप अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म? कितनी है? 25 करोड़। ठीक है, ये क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन जो स्टैटिक का आपका बन सकता है, बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू हैव अ टर्नओवर ऑफ रुपीज डैश करोड़ फॉर रजिस्टरिंग ऑन अ ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो कितना आपका यहाँ पे टर्नओवर होना चाहिए बिजनेस का? अभी हमने पढ़ा, इट इज 250 करोड़ एंड मोर। ओके, नाउ आप देखेंगे कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। इसे ऐसा समझिए, 3 पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में एक डील साइन हुई कि आप मेरे को फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बिजनेसमैन हैं, तो ए वाला आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बी वाला आपका जो है सेल करता है फर्दर उसको मार्केट में। ठीक है, तो बी वाले ने डील साइन की कि कितने की डील, जैसे मान लो 1000 रुपए की डील थी। ठीक है, 2 पर्सन है, 1000 रुपए की डील यहाँ पे साइन हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक बिल जनरेट कर दिया कि हाँ हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है और आप मेरे को पेमेंट कर दोगे ड्यू डेट पे। फाइन। अब ए को जो है अर्जेंटली ज़रूरत पड़ गई, इसने देखो इन दोनों के बीच में जो डील साइन हुई है उसके बेसिस पे जो पेमेंट डेट है वही उसी पे जो है आपका पेमेंट होएगा। ठीक है, अब ए को जो अर्जेंट ज़रूरत पड़ी है ये क्या करेगा, ये इस बेसिस पे मतलब जो इनकी अग्रीमेंट हुई है इस बेसिस पे तीसरे बंदे के पास जा रहा है कि आप देखो हम दोनों के बीच में डील साइन हुई है, आप क्या करना, बी वाले से पैसे ले लेना, अभी मेरे को आप पैसा दे दो। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका पर्सन सी है इसने क्या बोला, ठीक है मैं आपको इस बिल के बेसिस पे पैसा दे दूंगा बट मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा। तो इसने क्या बोला, 80% मैं आपको पैसा दे देता हूँ, तो आपका मैं अभी 800 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, तो इसने बोला ठीक है मेरे को अभी ज़रूरत है, आप 800 रुपये दे दो। इसने ये मान गया कि मैं 800 रुपये में काम चलाऊंगा भी, आप मेरे को ये दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू डेट आई और जो बी वाला पर्सन था इसने पैसे दे दिए सी पर्सन को। ठीक है, पर इसने पैसे दिए यहाँ पे 1000 रुपये, 1000 रुपये की जो डील साइन हुई थी। अब जो बचा हुआ आपका 200 रुपये है, सी और ए के बीच में जो डील हुई है उसके हिसाब से 200 रुपये बचा है ना। तो अब यहाँ पे सी क्या करेगा कि कुछ अपने चार्जेस 4 to 5% जो भी इसके चार्जेस होंगे वो अपने चार्जेस काट लेगा और बाकी बचा हुआ पैसा दे देगा ए को। ये पूरा काम होता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे सेलर, बायर और फाइनेंसर के टर्म में आपको समझ आएगा, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। नाउ अब इसके टर्म में बात करते हैं। पर्सन ए जो है वो सेलर है, जो आपका MSM ही होगा हमेशा। ठीक है, बायर कोई कंपनी जिसके साथ सेलर की डील हुई है। ठीक है,
इनवॉइस क्या हुआ, बिल जो इन दोनों के बीच में, अग्रीमेंट जो इन दोनों के बीच में साइन हुआ है सेलर और बायर के बीच में, और फाइनेंसर क्या है, जो यहाँ पे पैसा देगा। ठीक है, अब ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जो सेलर है वो अपलोड करता है इनवॉइस को और बायर उसे एक्सेप्ट करता है, हाँ हम दोनों के बीच में ये डील साइन हुई है, इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, फाइनेंसर गो थ्रू करेगा इनवॉइस को और उसके बेसिस पे बहुत सारे फाइनेंसर यहाँ पे जो है अपनी बिड लगाएंगे, मतलब वो बोलेंगे मैं 80% दूंगा, कोई बोलेगा मैं इतना अमाउंट दूंगा। तो अब यहाँ पे सेलर क्या करेगा, चेक करेगा और फाइनल करेगा कि कौन से वाले फाइनेंसर से पैसा लेना है। ठीक है, सेलर ने एक्सेप्ट किया बिड को और फाइनेंसर जो है ये डिस्पर्स करेगा फंड किसे, सेलर को, मतलब इसने फंड यहाँ पे ये आपका फंड देगा सेलर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, फाइनेंसर ने पैसा दे दिया सेलर को और इसे फंड रिसीव हो गए 24 आवर्स में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो बायर है, बायर का काम क्या है, ये आपका पैसा देगा किसे, फाइनेंसर को ड्यू डेट पे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक चीज यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी, जैसे ये फुल पेमेंट जो है ये करेगा फाइनेंसर को, बट फाइनेंसर ने कुछ पेमेंट बचा के रखी है उसने, क्योंकि सेलर को पूरा अमाउंट नहीं दिया था। तो अब फाइनेंसर क्या करेगा, अपनी फीस जो है वो डिडक्ट करेगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो किसे देगा, आपका सेलर को। ठीक है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट ये प्रोवाइड करेगा सेलर को। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 द एग्जिम बैंक हैज रेज्ड द डैश अमाउंट थ्रू 10-year बॉन्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इनमें से कौन सा, कितना अमाउंट जो है वो रिसेंटली एग्जिम बैंक ने इनके 10-year बॉन्ड से जो है रेज किया है इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज $1 बिलियन अमाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, $1 बिलियन का ये अमाउंट है। एंड ये जो आपका एग्जिम बैंक है ये इसे यूज करेगा इनके जो करंटली प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, या फिर जो इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये इस अमाउंट को जो रेज किया है उसे यूज करने वाला है। ओके, एग्जिम बैंक जो है ऐसा करने वाला पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसने यहाँ पे यूज किया है डॉलर बॉन्ड्स को इन 2025, मतलब 2025 का पहला आपका ऑर्गेनाइजेशन बना है। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, एग्जिम बैंक को जो है 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। करंट एमडी इसके हैं हर्षा बांगरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in January the ICICI Lombard General Insurance Company has launched महाकुंभ मेला इंश्योरेंस फॉर ट्रैवलर्स अटेंडिंग महाकुंभ मेला जो आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, along with which company? तो आंसर here is it is फोन पे और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने मिलके इस प्लान को जो है लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा गया है, महाकुंभ मेला इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ अब इसमें जो है दो टाइप के आपके प्लान यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, विच इज एक तो है जिसमें 59 रुपीज़ पर पर्सन का ये आपका इंश्योरेंस रहेगा और ये उन पर्सनस के लिए है जो ट्रेन और बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं इस महाकुंभ मेले के लिए। दूसरा आपका प्लान है 99 पर पर्सन का और ये आपका प्लान है फॉर द ट्रैवलर्स जो डोमेस्टिक फ्लाइट से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, टोटल सम इंश्योर्ड जो है इस प्लान का इट इज़ योर 1 लाख रुपीज़। फाइन, इसमें क्या क्या कवर कर रहे हैं ये लोग, ये आपका हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर विजिट, आउट पेशेंट केयर, पर्सनल एक्सीडेंट, अगर बैगेज लॉस्ट हो जाता है वो भी इसमें कवर किया गया है, ट्रिप कैंसिल होती है, फ्लाइट मिस होती है, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कवर की हुई हैं। और यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि आप फ़ोन पे की ऐप से इस प्लान को परचेज कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन टू एक्वायर डैश % स्टेक इन दी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मिर्दा लिमिटेड वर्थ ₹34 करोड़। तो आपकी जो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन है ये आप यहाँ पे जो है इनको अप्रूवल मिला है कि 26% के स्टेक्स जो हैं ये एक्वायर कर सकते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, NDDB मिर्दा लिमिटेड में। एंड इसके लिए इन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट भी साइन किया है। बेसिकली जो सुजुकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है इंडिया का, इसका अग्रीमेंट साइन हुआ है NDDB के लिए एंड NDDB के साथ कि इनकी जो सब्सिडी है NDDB मित्रा लिमिटेड उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे इस अमाउंट को। क्लियर है। और इस अग्रीमेंट के तहत एज अ पार्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट सुजुकी स्ट्रैटेजी इज टू यूज कंप्रेस्ड बायोगैस टू एनहांस व्हीकल सस्टेनेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव 35 मिलियन $US लोन टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन दी मेघालय। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा अप्रूव किया गया है 35 मिलियन $US का लोन, कौन से स्टेट के लिए, मेघालय के लिए। ठीक है, मेघालय इन अमाउंट से क्या करेगा, ये जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज योर वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये लोन अप्रूव किया गया, ये लोन दिया जाएगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा, जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। एंड इसमें यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो लोन है इसकी फाइनल मैच्योरिटी जो है वो आपकी 15 साल की है और 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड भी आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जो अप्रूवल दिया गया है इस लोन का, ये दिया गया है मेघालय के प्रोजेक्ट को जिसका नाम है मेघालय मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलेसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेसिलेंस, जिसका पूरा नाम क्या हो गया, एम्पावर। ओके, इस प्रोजेक्ट के लिए ये अप्रूवल दिया गया है और टोटल इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी 45 मिलियन $US की है, जिसमें से 35 वर्ल्ड बैंक दे रहा है और रेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में, स्टैब्लिश किया गया था इसे 1944 में। साथ में ही नोट करना है ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के साथ साथ इसका एम है कि जो ड्रॉप आउट रेट है आपके मेघालय का उसे कम किया जाए, उसे रिड्यूस किया जाए। क्यों, क्योंकि मेघालय आपका ऐसा स्टेट है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट है जहाँ पे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे बात करें अपर प्राइमरी लेवल की तो 11% यहाँ पे ड्रॉप आउट हमें देखने को मिलता है और सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे हमें जो है 22% का ड्रॉप आउट देखने को मिलता है स्टूडेंट का। ओके, और इसका ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम है कि हम बेटर एम्पावर करें 5 लाख एडोलेसेंट को टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क बाय लोअरिंग द ड्रॉप आउट्स। ठीक है, तो एक एम ये भी है कि हम ड्रॉप आउट्स को कम करें, इम्प्रूव करें लर्निंग आउटकम्स को और असिस्टेंट प्रोवाइड करें फॉर एक्सेसिंग जॉब्स एंड स्टार्टिंग बिजनेस। क्लियर है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आरबीआई की जो आपकी सब्सिडी है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसने लॉन्च किया है थर्ड कोहरेट किसका, स्वनारी टेक्सप्रिंट 3.0 प्रोग्राम का, अलॉन्ग विद विच कंपनी टू फॉस्टर विमेन सेंट्रिक फिनटेक स्टार्टअप टू स्केल देयर बिजनेस। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है विमेन्स के लिए। ठीक है, विमेन्स को एम्पावर करने के लिए, उनके बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अलॉन्ग विद दी IIMA वेंचर विच इज IIM अहमदाबाद वेंचर, जो आपका इंक्यूबेटर है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। अब इस प्रोग्राम का मेन फोकस क्या है, एम्पावर करना विमेन ओन्ड MSMEs को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, और उन्हें जो मतलब उनको जो डिफिकल्टीज आती हैं उनको एड्रेस करना, जैसे इनएक्टिव बैंक अकाउंट हो गया, लिमिटेड एक्सेस टू सेविंग प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ों को भी एड्रेस करना इस प्रोग्राम का एम है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की। इसके चेयरमैन आपके हैं सेनापति गोपाल कृष्णन, इसके CEO हैं राजेश बंसल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और 2022 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन जनवरी 2025 GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर्ड अप्रूवल ऑफ ₹डैश बिलियन लोन फ्रॉम IREDA फॉर अ स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सब्सिडी है GPUIL का, गांधी मल्लिकार्जुन राव पावर एंड अर्बन इंफ्रा का, इस ऑर्गेनाइजेशन इसकी सब्सिडी जो है उसे लोन मिला है 21.28 बिलियन रुपीस का। किस चीज़ के लिए, स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के तहत, जो आपका यूपी में इंस्टॉल करेगा मीटर्स को, स्मार्ट मीटर्स को। ठीक है, अब इसे ऑपरेट और मेंटेन कौन करेगा, GSEDPL इसे ऑपरेट और मेंटेन करेगा अंडर दी 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे यूपी में, 7.57 मिलियन स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे इंस्टॉल होंगे 5 जोन्स में, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, आगरा एंड अलीगढ़ में। क्लियर है, और इट विल एंड इट इज सर्व्ड बाय द 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज विच इज योर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एंड दूसरा आपका है
दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, नाउ जो प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स द्वारा, जो आपके मैन्युफैक्चर करते हैं मीटर्स, जैसे GMR आगरा स्मार्ट मीटर्स लिमिटेड, GMR काशी स्मार्ट मीटर्स लिमिटेड, GMR त्रिवेणी स्मार्ट मीटर्स लिमिटेड। तो ये 3 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो हैं वो हेल्प करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को। और टेक्निकल पार्टनर आपका रहेगा यहाँ पे बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद बजाज ब्रोकिंग टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव 3-in-1 अकाउंट सॉल्यूशन व्हिच कंबाइंस बैंकिंग, ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने पार्टनरशिप की है बजाज ब्रोकिंग के साथ? इट इज़ योर तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। कौन सा बैंक है? तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। और इस पार्टनरशिप के तहत जो आपके तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के कस्टमर्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी थ्रू द बजाज ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक के आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है साली S नायर एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका तूतुकुड़ी तमिलनाडु में। इसकी शुरुआत की गई थी 1921 में। Now next up question है, recently in January the World Economic Forum projected a net increase of dash jobs globally by 2030 and it's in its 5th edition of Future of Jobs Report 2025। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका 5th एडिशन रिलीज किया गया है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 का। इसमें क्या बोला है, 2030 तक नेट इंक्रीज जो हमें देखने को मिलेगा जॉब्स में वो होगा आपका 78 मिलियन का। ठीक है, मतलब 78 मिलियन जॉब्स जो हैं ये आपकी 2030 तक आपकी इंक्रीज होंगी। ठीक है, और क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जैसे बाय 2030 अराउंड 40% जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं वो आपके आउटडेटेड हो जाएंगे। मतलब आने वाले टाइम में हमारे जो अभी हम स्किल जो हमें आते हैं वो आपके आउटडेटेड हो जाएंगे। हमें दोबारा से जो है इन स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी होगी। मतलब आप ऐसा सोचो क्योंकि आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, AI की चीज़ें बढ़ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जैसे रोबोटिक्स का आपका जो है स्किल्स लोग सीख रहे हैं, है ना। तो नई चीज़ें आ रही हैं तो जो पुराने स्किल्स हैं ऑब्वियसली बात है वो आउटडेटेड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी ने जो अपने लाइफ में काम किया है, जो उन्हें स्किल्स उन्होंने सीखे हैं, उनके टाइम पे जैसे फ़ोन नहीं होता था, राइट। तो अभी आप उन्हें नया फ़ोन दोगे तो उन्हें चलाने में दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें स्किल्स नहीं आते। बट आपकी जो जनरेशन है, आप लोग आप ही सभी आप छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन चलाते हैं, आप सभी को पता है ना। तो आने वाली जनरेशन क्या कर रही है, उस स्किल्स को जल्दी सीख रही है और सीख के आगे बढ़ रही है। वहीं पे हमारी जो पुरानी जनरेशन है उसके जो स्किल्स हैं वो आपके आउटडेटेड होते जा रहे हैं। तो यही यहाँ पे बोला है कि 2030 तक 40% जो हमारे एग्जिस्टिंग स्किल हैं वो बेकार हो जाएंगे। हमें नई शुरुआत करनी होगी, नई चीज़ हमें सीखनी होगी, अपग्रेड करना होगा अपने को, है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है 2030 तक 60% जो एम्प्लॉयर्स हैं इट इज एक्सपेक्टेड डिजिटल एक्सेस टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस। मतलब उनको AI यूज करना होगा, उन्हें रोबोटिक्स का जो है नई टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज करनी होगी अगर उन्हें जो है आने वाले टाइम में एग्जिस्ट करना है। तो मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगेन यहाँ पे बात आ गई कि नई चीजें उन्हें सीखनी पड़ेंगी, नई एडवांस टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोला है, AI और जो रोबोटिक्स है ये आपकी टॉप टेक्नोलॉजीज रहेंगी अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको ट्रांसफॉर्मेटिव होना है तो। ठीक है, मतलब कि जैसी जैसी चीज़ें हम जैसे जैसे हमारा जो दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारा वर्ल्ड जो है आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमें उन पे जो है हमें वर्क करना होगा, हमें नई नई स्किल्स सीखने होंगे, तभी हम एग्जिस्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है हार्ड वर्क से ज़्यादा अब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसका मेन मोटा मोटा ये हिसाब है। ओके, और क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी, यहाँ पे बोला गया है फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स मेंशन की गई हैं, कौन कौन सी होंगी, जैसे आपके फार्म वर्कर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सेल्स पर्सन, फूड प्रोसेसिंग वर्क, ये सारे आपके ग्रो करेंगे। अगर हम टेक जॉब्स की बात करें जो आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, तो बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर्स, AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, ये वाले जो हैं इनका ज़्यादा आपका मतलब इन जॉब्स का ज़्यादा स्कोप है ग्रो करने का। ठीक है, ग्रीन ट्रांजिशन जॉब्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल
आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियर, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स, इनका यहाँ पे काम होने वाला है, क्योंकि अब हम जो है धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनसे रिलेटेड जॉब ही आपकी ज़्यादा काम में आएंगी। ओके, नेक्स्ट है केयर इकोनॉमी जॉब, जैसे नर्सिंग प्रोफेशनल और सोशल वर्क रोल्स, ये भी आपके आगे ग्रोइंग जॉब्स यहाँ पे देखने को हमें मिल रही हैं। अब ऐसी जॉब्स जो आपके कम होने वाली हैं, जैसे कैशियर हो गया, टिकट क्लर्क्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, ये सारी आपकी जॉब्स जो हैं ये कम होने वाली हैं, क्योंकि अब जो है हर जगह हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हर चीज़ सॉफ्टवेयर से होगी। धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं, बिजली का बिल आप पहले बिजली के ऑफिस में जाते थे फिर पे करते थे, अब आप घर बैठे बैठे उसे पे कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर ने एक तरह से काम हमारा इजी तो कर दिया है, बट ये जॉब भी खा रहा है ना। लोगों की जॉब जा रही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, कोशिश करते हैं कि एडवांस हो, मशीनरी वहाँ पे यूज़ हो जहाँ पे मैनुअल वर्क हो रहा है, तो धीरे धीरे जॉब आपकी कम ही होगी। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब आपकी कम होगी, बट ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब्स ग्रो भी कर रही हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। ओके, नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है, बॉर्ज ब्रेंडे। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कॉलोनी स्विट्जरलैंड में, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 1971 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एक्टिवली मैनेज क्वालिटी फैक्टर थीम फंड। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला एक्टिवली मैनेज क्वालिटी फैक्टर थीम फंड। तो इट इज डन बाय दी व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड लिमिटेड। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। ओके, एंड इनका फंड का नाम क्या है, व्हाइट ओक कैपिटल क्वालिटी इक्विटी फंड, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका रहेगा, अगर लमसम परचेज की बात करें तो मिनिमम रहेगा आपका 500 रुपये, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगी इन मल्टीपल ऑफ ₹1। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें SIP परचेज की, तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसकी आपकी है 100 रुपये की, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगेन मल्टीपल हो गया आपके मल्टीपल्स ऑफ 1 में, विद अ मिनिमम ऑफ अ 6 मंथ इंस्टॉलेशन। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो व्हाइट ओक कैपिटल जो है इसे आपका स्टैब्लिश किया गया था 2017 में, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, एंड करंट MD एंड CEO इसके हैं आशीष P. सौम्या। नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ DBS बैंक इंडिया। तो DBS बैंक इंडिया के आपके CEO अपॉइंट किए गए हैं बाय द RBI, और इनका नाम क्या है, रजत वर्मा। ठीक है, करेंटली कौन है पूछा जाए तो शुरोजीत सोम है। ठीक है, और आपके न्यू जो अपॉइंट किए गए हैं वो है रजत वर्मा। अब इनका टेन्योर जो है ये आपका मार्च से स्टार्ट होगा, रजत वर्मा का। ठीक है, ये आपका मार्च से स्टार्ट होगा, वेयरएज जो शुरोजीत सोम है इनका रिटायरमेंट आपका 28 फरवरी 2025 को होगा। ओके, उसके बाद ही ये आपका पोजीशन लेंगे। इसके अलावा रजत वर्मा जी की बात करें तो इन्होंने इस पोजीशन से पहले सर्व किया है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप एट दी DBIL। ओके, नाउ DBS बैंक की बात करें तो इसे जो है 2019 में स्टैब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।